नमस्कार। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 18 पे हैं हम लोग आज। चैप्टर नंबर 18, डेवलपमेंट ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री फोर्सेस इन ब्रिटिश इंडिया। राइट, ये चैप्टर नंबर 18 है। आप चाहें तो जीके टुडे वेबसाइट पे जाके जीके क्वेश्चंस की टैब बनी हुई है, वहाँ से चैप्टर लिस्ट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट कौन सा इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, फ्रेजर कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिफॉर्म्स इन विच अमंग द फॉलोइंग इन 1902। तो यहाँ पे फ्रेजर कमीशन जो था, ये फ्रेजर कमीशन था। ये कमीशन जो है 1902 में किस चीज़ के लिए यहाँ पे डेवलप किया गया था? करेक्ट आंसर इसका पुलिस होगा। फ्रेजर कमीशन जो है, एंड्रयू फ्रेजर जो है उनके अंडर में बनाया गया था। इसको बोलते हैं इंडियन पुलिस कमीशन 1902-1903। इंडियन पुलिस कमीशन, ठीक है, इंडियन पुलिस कमीशन 1902-1903। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये बना था। ये जो कमीशन है, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पुलिस सिस्टम को सुधारने के लिए बनाया गया था। एंड्रयू फ्रेजर जो थे, सर एंड्रयू फ्रेजर, ये इनका नाम है। सर एंड्रयू फ्रेजर ये इस कमीशन के हेड थे, ठीक है। और जब ये बना था तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसराय थे। राइट, ये इंडियन पुलिस कमीशन जो 1902 का था, इसके बारे में दो तीन चीज़ें अपने को ये ध्यान रखनी है कि लॉर्ड कर्जन ने इसको अपॉइंट किया था क्योंकि पुलिसिंग के जो इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट भी था लोगों में पुलिस के प्रति। इसके अलावा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था उसका भी पीक टाइम था, तो पुलिस में रिफॉर्म्स करने के लिए एक कमीशन बनाना था जिसमें जो मेंबर्स थे उसमें सर ए फ्रेजर, मिस्टर वुडबर्न, मिस्टर डनलप स्मिथ और बाकी और लोग भी शामिल थे। सर एंड्रयू फ्रेजर जो है वो इसके चेयरमैन थे, ठीक है। इसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी उसमें जो रिपोर्टिंग सिस्टम था पुलिस का, उसमें इंप्रूवमेंट करना जो है वो इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सर एंड्रयू फ्रेजर जो है वो ये है, सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके थे। पुलिस कमीशन को उन्होंने लीड किया था और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसमें काफ़ी पर्सनल इंटरेस्ट भी लिया था क्योंकि इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और फ्रेजर को जो है इंडियन पुलिस की मॉडर्नाइजेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन वो जो जुडिशियरी रिफॉर्म्स जो उस ज़माने में हुए थे उनके भी अच्छे खासे क्रिटिक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कमांडर इन चीफ इंडिया बिटवीन 1902 टू 1909 noted for large scale reforms, the greatest of which was the merger of three armies of the presidencies of the unified into a unified force। तीन प्रेसिडेंसीज की अलग अलग आर्मीज थी, तीनों को मिलाकर के एक यूनिफाइड फोर्स बनाई गई थी। और ये जो पर्टिकुलर जो हुआ काम, ये कौन था उस वक्त कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड किचनर थे, बड़ी हस्ती थे उस जमाने की, ये इनके टाइम की बात है। राइट, लॉर्ड किचनर, ठीक है। लॉर्ड किचनर का जो नाम है वो इंडियन आर्मी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने डिसऑर्गेनाइज्ड इंडियन आर्मी को फिर से संगठित किया और पार्टिकुलरली इन्होंने इस पार्टिकुलरली जो ये पूरा प्रोसेस है उसको एक बाकायदा नाम भी दिया था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिसऑर्गेनाइज्ड इंडियन आर्मी, समथिंग लाइक दैट ही हैड गिवन द नेम टू दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जो काम था इसमें आपको अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना कि लॉर्ड कर्जन जो थे, शुरू में लॉर्ड किचनर के वो समर्थक थे, ये कमांडर इन चीफ थे खार्तूम में। ये अपना नाम लॉर्ड किचनर ऑफ खार्तूम लिखते थे, ऑफ खार्तूम, सूडान में है खार्तूम, ये काफ़ी लंबा नाम लिखते थे ये अपना। लॉर्ड कर्जन शुरू में इनको जो है प्रमोट करते थे, इनको सपोर्ट करते थे। बाद में इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, इंडियन आर्मी की जो कमांड है उस पर कंट्रोल किसका हो, इसके बेसिस पे कि गवर्नर जनरल या वाइसरॉय का कंट्रोल हो या फिर जो कमांडर इन चीफ है उसका। इसको बोलते हैं किचनर किचनर कर्जन कंट्रोवर्सी, कर्जन कंट्रोवर्सी।
अगर आप ब्रिटिश इंडिया के बारे में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ें तो किचनर कर्जन कंट्रोवर्सी के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको एक टर्म का ध्यान रखना है, वो है कैनोनाइजेशन ऑफ डुअलिटी। ये क्या था? ये उन लोगों के लिए है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है या जो यूपीएससी की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि ये कंट्रोवर्सी क्या थी, इसके क्या परिणाम निकला। परिणाम थोड़ा बहुत मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, और ये कैनोनाइजेशन और डुअलिटी थी, ये क्यों बोला जाता है उस इशू को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आपका लॉर्ड किचनर हो गया। लॉर्ड किचनर, इनके बारे में जो है कुछ थोड़ा सा मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स और हम नोट कर लेते हैं लॉर्ड किचनर के बारे में। इनकी जो फर्स्ट इंडियन पोस्टिंग थी वो 1902 में हुई थी एज कमांडर इन चीफ। ठीक है, और उन्होंने यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि आर्मी जो है वहाँ पे प्रेसिडेंसी सिस्टम था तब तक के लिए, और डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। अब अलग अलग प्रेसिडेंसीज की अलग अलग आर्मी है, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। इन्होंने जो है अपने रिफॉर्म से जो कम्बैट आर्म्स होते हैं और जो सपोर्ट सर्विसेज होते हैं उसको सेपरेट किया था, उनको अलग अलग किया था। कम्बैट जो डिवीजन है वो अलग, सपोर्ट सर्विसेज जो है वो अलग। ठीक है, तो ये इनके बारे में मेन चीज़ें याद रखते हैं। इन सबको मिला के हम जो टर्म यूज में लेते हैं उनको किचनर रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचनर रिफॉर्म्स। किचनर रिफॉर्म्स कब हुए थे? 1903 से 1909 के बीच में। ठीक है, 1903 से 1909 के बीच में ये जो पीरियड था ये किचनर रिफॉर्म्स का था। इसमें जो आज की जो हमारी इंडियन आर्मी है करीब करीब ऐसा इन्होंने डेवलप कर दिया था। इसमें इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर जो है इससे पहले प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलता था, बाद में जो है यूनिफाइड हो गया था। इसमें रीऑर्गेनाइज किया गया भारत की इन्फेंट्री को, कैवलरी को, आर्टिलरी को, इन सबको रीऑर्गेनाइज किया गया। इससे क्या है, अच्छा इसके अलावा जो ब्रिटिश और इंडियन रेजिमेंट्स था उनका रेशियो भी बैलेंस में रखने के लिए काम हुआ था। ठीक है, इसके लिए लॉजिस्टिक्स, और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन है उसके लिए सेंट्रल स्टाफ कोर्प्स जो है उसको भी एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको जो है मेन चीज, जैसा कि मैंने बताया, ये किचनर कर्जन कंट्रोवर्सी जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ये मिलिट्री अथॉरिटी और सिविल अथॉरिटी के बीच में जो पावर के लिए स्ट्रगल है ये बेसिकली वो था। ठीक है, लॉर्ड किचनर जो थे वो मिलिट्री मेंबर ऑफ काउंसिल के अबोलिशन की डिमांड करी थी, क्योंकि जो वो काउंसिल थी वो सिविल उसमें आ जाती थी, सिविल अथॉरिटी में आ जाती थी, और वो पोस्ट जो है डुप्लीकेसी क्रिएट करती थी। कर्जन ने इसको अपोज किया क्योंकि वो चाहते थे कि सिविल मिलिट्री बैलेंस जो है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हुआ ये था कि लॉर्ड कर्जन को जो है रिजाइन करना पड़ गया था इस सारी वजह से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काचर लेवी रेज्ड इन 1835 इज टुडे नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो ये सभी को आपको पता होगा, बिल्कुल ट्रिविया क्वेश्चन है। आसाम राइफल्स जो है इसको काचर लेवी बोला जाता था। 1835 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसको? आसाम राइफल्स को। काचर लेवी जो है इसको उस टाइम में बोला जाता है। ब्रिटिश ने 1835 में आसाम में काचर लेवी की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य क्या था? ये था कि उस वक्त जो ट्राइबल रेड्स होती थी इनके ठिकानों पर, उसको जो है काउंटर करना। ठीक है, और बाद में इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया और उसका नाम दिया गया आसाम राइफल्स। ठीक है, आसाम राइफल्स जो है फिलहाल इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया आसाम राइफल्स, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो आसाम राइफल्स है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये फिलहाल जो है अपनी सर्विसेज देती है। ठीक, काचर लेवी जो है इसकी कुछ एक आध बात और भी है अपने को याद रख सकते हैं हम लोग, कि जो ट्राइबल रेड्स थी, पहली बात तो ये उसके खिलाफ जो है इसको बनाई गई थी। ये छोटे छोटे आर्म ग्रुप्स से बनी हुई थी। शुरू में जो है मोस्टली इसके अंदर जो है लोकल पीपल जो है उन्हीं को रिक्रूट किए गए थे। इसका इनिशियल काम क्या था? जो टी प्लांटेशंस हैं और जो ब्रिटिश सेटलमेंट्स हैं उनको नियर बाई ट्राइबल्स का जो रेड्स होती थी, जो उनके ऊपर अटैक्स होते थे, उनसे उनकी सुरक्षा करना, ये था इसका मेन काम। तो जो टी प्लांटेशंस थे उसमें ब्रिटिश इंटरेस्ट थे बड़े वाले, और इसके अलावा जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट्स थे उन सबकी सुरक्षा के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, बाद में आसाम राइफल्स जो है, बाद में इसका जो है नाम कर दिया गया
1835 में एस्टेब्लिश हुई थी, सबसे पुरानी मिलिट्री फोर्स है। इसका जो मोटो है वो आपको ध्यान रखना, ये फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल है। इसका आसाम राइफल का जो मोटो है फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, ठीक है। ये डुअल कंट्रोल में रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में है, जबकि जो इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास में रहता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which fabric was introduced by Sir H.B. Lumsden and W. Hodgson in 1848 for the uniforms of British colonial troops in India। तो ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल ट्रूप्स है, अगर आपने उस जमाने की कुछ फोटो देखी हो तो उसमें जो ये खाकी रंग की जो ड्रेसेस होती है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो खाकी जो है पुलिस का कलर, वो इंट्रोड्यूस 1848 में हुआ था, ठीक है। और ये दो महाशय थे जिन्होंने जो है इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। तो भारत की जो ब्रिटिश कॉलोनियल ट्रूप्स थी उनकी जो यूनिफॉर्म है उसमें खाकी का इंट्रोडक्शन जो था वो इनकी वजह से था। और कब हुआ था ये ईयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1848 में, ठीक है। ये तब हुआ था, खाकी को इंट्रोड्यूस किया गया था इन दोनों ने, ठीक है। और ये मड कलर्ड यूनिफॉर्म जो है उसका यूज भी शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Lord Dalhousie shifted the headquarters of the Bengal Artillery from Calcutta to which among the following places? तो ये इसका सही जवाब जो है वो मेरठ होगा। मेरठ में जो है लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल आर्टिलरी जो है उसका कैलकाटा से उसको जो है उसके हेडक्वार्टर्स को हटा दिया था और मेरठ में उसको शिफ्ट कर दिया गया था। ये मिलिट्री रिफॉर्म्स में, जो मिलिट्री सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लॉर्ड डलहौजी ने किए थे उनमें से एक ये थे कि जो कलकत्ता में बंगाल आर्टिलरी जो थी उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके मेरठ में शिफ्ट किया गया था। और बाद में आर्मी हेडक्वार्टर्स जो है उसको शिमला में शिफ्ट किया गया था, ठीक है। बंगाल आर्टिलरी जो है, ये एक तस्वीर है बंगाल आर्टिलरी की। बंगाल आर्टिलरी, ठीक है, 1749 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया था, 1749 में, ठीक है, प्लासी की लड़ाई से पहले। इस रेजिमेंट ने जो है एंग्लो सिख वार और 1857 के रिवोल्ट दोनों के अंदर जो है प्रोमिनेंट रोल जो है प्ले किया था। इसका जो हेडक्वार्टर था वो लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में जो है मेरठ में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। बाद में इसको जो है रॉयल जो है उसमें आर्मी उसके अंदर मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस इज गवर्न थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? तो अभी देखिए ये जो सारे ईयर से बाकी के ये सब फिक्शनल है। ये है पुलिस एक्ट 1861। तो इंडियन पुलिस जो है उसका एक फाउंडेशनल जो एक्ट है ये 1861 में आया था, इंडियन पुलिस एक्ट, ठीक है। तो इंडियन पुलिस जो है एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी पुलिस जो है स्टेट्स गवर्नमेंट जो होती हैं स्टेट लिस्ट में आती है, स्टेट गवर्नमेंट में आती है। बट ये जो एक्ट है ये एक फाउंडेशनल एक्ट है, ठीक है। काफ़ी पुराना है लेकिन अभी भी ये जो है चल रहा है, ठीक है। वैसे इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो कॉलोनियल जो इंटरेस्ट थे म्यूटनी के तुरंत बाद में उनको प्रोटेक्ट करने का था, पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा नहीं था। इसमें पुलिस को जो है सेंट्रलाइज्ड पावर ज़्यादा दिए गए थे जिससे अकाउंटेबिलिटी की थोड़ी कमी हुई थी, ठीक है। अभी फिलहाल ये होता है कि हर स्टेट अपने लेवल पे पुलिस से रिलेटेड एक्ट्स जो है बनाता है, वो सब भी काम करते हैं, बट ये जो है एक बेडरॉक की तरह काम करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी थानाज वर एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? फौजदारी थाना जो है ये कब एस्टेब्लिश किए गए थे? तो 1775 जो है ये ईयर था जब फौजदारी थाना बनाए गए थे। इसलिए बनाए गए थे ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और ये चीफ टाउन्स जो थे या वेरी लार्ज डिस्ट्रिक्ट, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट थे उनके जो चीफ टाउन्स थे उनमें फौजदारी थाना को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कई चौकी भी बनाई गई थी, जो छोटी इंटीरियर जगह होती है उनके ऊपर वहाँ पे जो है चौकियाँ बनाई गई थी, ठीक है। फौजदारी थाना जो है, फौजदारी का मतलब होता है इट इज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो गया ये, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है इनको बनाया गया था। मुगल पीरियड के बाद में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस हुए थे। और इनका जो तब तक जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग सिस्टम था इंडिया के अंदर वही प्रेवलेंट था, ठीक है ना। इनका मेन फोकस जो था वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करना था, सिविल मैटर्स इनमें नहीं आते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फौजदारी सिस्टम वाज अबोलिश्ड। अब देखिए अबोलिश कब कर दिया गया था इसको?
तो अबोलिश जो है इसको कर दिया गया था 1781 में, थोड़े से दिन बाद में ही। और ये अबोलिश किया गया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्होंने जो है पुलिस फंक्शंस के डिफेक्ट्स को हटाने की कोशिश की। फौजदारी सिस्टम को 1781 के अंदर उन्होंने जो है अबोलिश कर दिया, और जो है सिविल कोर्ट्स के जो जज हैं उनको पुलिस के फंक्शंस दे दिए गए थे ताकि पुलिस फंक्शंस को सुधार सकें। तो ये सारे जो चेंजेस हुए थे वो 1781 में इस फौजदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, इनके बारे में हम 2-3 जो पिछले वीडियो उनमें भी पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे 1773 में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 के तहत ये पोस्ट जो है बनी थी। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, 1781 में इन्होंने जज मेड पुलिस सिस्टम जो है, जज मेड पुलिस सिस्टम, उसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे सिविल कोर्ट जजेस को जो है पुलिस की पावर्स दी गई थी। ये वो गवर्नर जनरल भी थे जिनका इम्पीचमेंट हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस आउट ऑफ हैंड्स ऑफ द डिप्यूटी गवर्नर। डिप्यूटी गवर्नर जो है उसके हाथों से लेकर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को किसने उसके हाथों से ले लिया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के बाद की बात है। वारेन हेस्टिंग्स के बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिप्यूटी गवर्नर से ले लिया। डिप्यूटी गवर्नर एक जमींदार हुआ करते थे। कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली को जो है बेहतर बनाने के लिए ये काम किया था, और उनका फोकस था कि जो जस्टिस का सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूव करना। लेकिन जो मेन फोकस उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का था वो था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो सही होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें चाहे बिगड़ जाए सुधर जाए, ठीक है, चलता है, लेकिन रेवेन्यू सिस्टम जो है उनको, he just wanted the money, you know, to be extracted out of the people of India, right? तो ये है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस आउट ऑफ हैंड्स ऑफ डिप्यूटी गवर्नर। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ऐसे दिखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने इनको 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के भेजा था वारेन हेस्टिंग्स के बाद में। इनका जो मेन जो इम्प्लीमेंटेशन था इंडिया में वो था परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने लागू किया था। सिविल सर्विसेज को जो है वो पहली बार यूरोपियंस को प्रेफरेंस देना शुरू किया था, क्योंकि इंडियन ऑफिशियल्स जो होते थे उन पर इनको भरोसा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश्ड कोर्ट्स ऑफ सर्किट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये सर्किट कोर्ट्स जो है 4 जगह उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। कलकत्ता भी एक है, ढाका एक है, मुर्शिदाबाद एक है, और इसके अलावा पटना एक और है। तो ये 4 जो जगह थी यहाँ पे इन्होंने जो है सर्किट कोर्ट्स जो है एस्टेब्लिश किए थे। ये 4 कोर्ट जो थे, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, ये 4 जो जगह थी यहाँ पे इन्होंने सर्किट कोर्ट्स जो है एस्टेब्लिश किए थे। और ये जो सर्किट कोर्ट थे ये बंगाल प्रेसिडेंसी के जो जुडिशियल रिफॉर्म्स थे उनका एक पार्ट थे। इसको हर कोर्ट के अंदर जो है 2 कन्वीनेंटेड जजेस होते थे, और लीगल एडवाइस के लिए 2 काजी और 2 मुफ्ती ये भी रहते थे। ये सर्किट कोर्ट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेलेक्ट कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये सेलेक्ट कमेटी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एस्टेब्लिश की थी। कोई रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। 1813 में ये की गई थी कमेटी। ठीक है, 1813 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने एक सेलेक्ट कमेटी अपॉइंट की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार जो दरोगा है उनकी करप्शन थानेदार और जमींदार से कम नहीं थी। इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस थी, और दरोगा की फोर्सेस लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जो है इनएडेक्वेट थी। ये इसका मेन था। इस कमेटी का मेन फोकस ये था कि जो लॉ ऑन एनफोर्समेंट है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको चेक करना, और उसमें जो भी रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसको रिकमेंड करना। ठीक है, तो जो दरोगा लेवल का जो करप्शन था उसको इसने उजागर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज फाउंड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो यहाँ पे हम इनके किसके पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं इस पार्टिकुलर रिपोर्ट से। तो मराठा जो थे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में काफी डिटेल्स हैं इस पार्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। कुल मिला के बात ये है,
मराठा पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कैसे होता था, क्या होता था, उसके बारे में जो हमको नॉलेज मिलती है वो इस पार्टिकुलर रिपोर्ट से मिलती है। ठीक है ना। मराठास के अंदर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफ़ी नोटवर्दी था उस ज़माने के हिसाब से। इसकी खास बात जो है, इसकी जो खासियत थी वो इस पार्टिकुलर रिपोर्ट से हमको पता चलती है। जो थे, ये कौन थे? एल्फिंस्टन, ये कमिश्नर थे डेक्कन के। ठीक है। और इन्होंने जो है पुलिस सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन एल्फिंस्टन की रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में इन्होंने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज अबॉलिश्ड? ये एसपी का जो ऑफिस है उसको अबोलिश कर दिया गया था। कब? 1829 में। तो ये क्या हुआ था कि 1829 में क्या हुआ था कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, एसपी जो है, उन्होंने एनुअल रिपोर्ट सबमिट की थी। इन रिपोर्ट्स का जो फोकस था वो था सब्सिडियरी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स। रिपोर्ट को सबमिट करने का साल था 1816। 1829 में जो है इनको जो है इस ऑफिस को ही अबोलिश कर दिया गया। और ये जो रिपोर्ट जो थी इसकी, वो रिपोर्ट जो है किसको जाती थी? मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस्ड द एसपी पोस्ट इन 1837? तो यहाँ पे फिर ये जब दोबारा से इसका इंट्रोडक्शन हुआ तो बंगाल गवर्नमेंट जो है वहीं की बात चल रही है ये सारी, तो वहाँ पे जो है वापस से इसको 1837 में जो है री इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। और बेसिक आइडिया ये था कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे ऑफिस अबोलिश हुए, फिर री इंट्रोड्यूस हुए, तो वो सब था। उसका ऑब्जेक्टिव जो था वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये किया गया था। और अर्ली पुलिस रिफॉर्म्स जो है उसका ये एक हिस्सा था। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था बेटर लॉ एनफोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। खासकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर इस सुधार का जो ये उन सुधारों का एक फोकस था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबुलरी मॉडल इन पुलिस फोर्स? तो यहाँ पे ये रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबुलरी मॉडल जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? और ये चार्ल्स नेपियर हैं। इन्होंने जो है ये पार्टिकुलर मॉडल जो है इन्होंने 1843 में कहाँ पे स्टार्ट किया था? सिंध प्रोविंस में। सॉरी, चार्ल्स नेपियर जो थे इन्होंने 1843 में सिंध का एनेक्सेशन किया था। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। इन्होंने एक बड़ा फेमस टेलीग्राम भेजा था उस जमाने में, जिसमें इन्होंने लिखा था आई हैव सिंड, SINNED, यानी मैंने पाप कर दिया है। और इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि मैंने सिंध को जो है उसको एक्वायर कर लिया है। राइट। ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। 1843 में इन्होंने जो है सिंध को एनेक्स किया था और उन्होंने रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबुलरी मॉडल जो है उसका पुलिस रिफॉर्म वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। ये एक अलग और सेल्फ कंटेंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका जो ऑफिसर्स थे उनका काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस ड्यूटीज करना था, बाकी कोई उनकी ड्यूटीज नहीं थी। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स थे उनको पुलिस के काम के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। ये इसका बेसिक आइडिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबुलरी मॉडल ऑफ पुलिस फोर्स? तो इसमें ये जो उन्होंने नेपियर ने जो इंट्रोड्यूस की थी उसके मेन फीचर्स पूछे। तो पहला फीचर इन्होंने ये दिया है, द प्रोविंस वाज अंडर ए कैप्टन ऑफ द पुलिस हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ कमिश्नर। दूसरा है, रूरल पुलिस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द ट्रेजरीज, गोल्स और हेडक्वार्टर्स एंड एस्कॉर्ट द प्रिजनर्स। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये दोनों होंगे, दोनों इसके सही स्टेटमेंट से। रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबुलरी मॉडल में पुलिस फोर्स का जो स्ट्रक्चर जो था वो ये था, पुलिस का जम्मा कैप्टन ऑफ पुलिस के पास होता था और कैप्टन ऑफ पुलिस जो है वो चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। और जो रूरल पुलिस थी उसकी जिम्मेदारियां थी ट्रेजरीज हो गई, गोल हो गए, या फिर जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी सुरक्षा करना, और जो प्रिजनर्स हैं उनको लाना और ले जाना, उनको एस्कॉर्ट करना, ये सारी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज कंबाइंड विद द कलेक्टर ऑफ टैक्सेस एंड द पोस्ट ऑफ दरोगाज वाज अबॉलिश्ड? ये बड़ा रिफॉर्म था जहां पे एसपी का जो ऑफिस है उसको कलेक्टर ऑफ टैक्सेस में मर्ज कर दिया गया था और जो दरोगा का जो ऑफिस था उसको जो है अबॉलिश कर दिया गया था। तो ये 1806 में ये चेंजेस हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान। ठीक है, 1806 के अंदर जो है इस पद को जो है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस जो है उसी के साथ मर्ज कर दिया गया, दरोगा का पद जो है समाप्त कर दिया गया और पुलिस और टैक्सेशन सिस्टम जो है दोनों को यूनिफाइड कर दिया गया था। बाद में फिर इसमें और चेंजेस होते रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1816
In 1816, which of the following regulation was passed which retained the basic ingredients of indigenous village police system? इनमें से हमको बताना है कौन सा ऐसा रेगुलेशन था जिसकी वजह से जो है जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे इंडिजीनस विलेज पुलिस सिस्टम का उसको जो है मेंटेन रख लिया गया। ये मद्रास रेगुलेशन 11 जो है इसके बारे में पूछ रहा है अपने से। ये 1816 में पास हुआ था। इसने जो है इंडिजीनस विलेज पुलिस सिस्टम जो है उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स को रिटेन करते हुए पुलिस के जो रिफॉर्म्स है वहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी में वो किए थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया और ये ट्रांसफ़र जो है जज से जो है कलेक्टर्स को दी गई थी। ये बदलाव जो है विलेज पुलिसिंग जो है उसको इसने काफ़ी इम्पैक्ट किया था। कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Bombay Presidency, after various experiments, a post of lieutenant of police was created in which of the following years? तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे और उसके बाद में जो है 1879 में एक ये लेफ्टिनेंट ऑफ पुलिस ये जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई थी 1879 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, और इस पोस्ट को फिर बाद में नाम बदल के डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो लेफ्टिनेंट ऑफ पुलिस है इसको बाद में जो है डीवाईएसपी इस ऑफिस के रूप में नाम इसका बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेगुलेशन 1 ऑफ 1892। ठीक है, रेगुलेशन 1 ऑफ 1892 जो है उसकी बात कर रहा है ये। ए हेड कांस्टेबल वाज टू बी अपॉइंटेड टू द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पुलिस। दूसरा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज टू बी अपॉइंटेड टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड डेलिबरेट पावर्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। दोनों जो है स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। रेगुलेशन 1 जो है 1892 का, इसके अकॉर्डिंग जो है हेड कांस्टेबल जो है को पुलिस का एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया था और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसको कंट्रोल और डेलिबरेट पावर्स जो है दिए गए थे। ये पावर्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से जो है अलग थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, रेगुलेशन 1 ऑफ 1892 जो है ये क्या है? रेगुलेशन 1 ऑफ 1892, ठीक है ना, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आया था और इसका मकसद था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। इस रेगुलेशन ने पहली बार हेड कांस्टेबल को एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ पुलिस का रोल दिया था। मतलब ग्राउंड लेवल पर जो पुलिस है उसकी सभी एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज किसको देखनी थी? हेड कांस्टेबल को। ये इस रिफॉर्म के अंतर्गत हुआ था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोफसिल पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर मराठा वार ऑफ 1817। 1817 का एंग्लो मराठा वार जो हुआ था उसके बाद में मोफसिल पुलिस फोर्स जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके ये 3 स्टेटमेंट है। पहला, इट कंसिस्टेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, विलेज पुलिस, स्टिपेंडियरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सर्टेन इरेगुलर कॉर्प्स। ये 3 तरह की पुलिस थी। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था वो इसका हेड था पुलिस का एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और विलेज हेडमैन जिनको पटेल्स बोलते हैं वो विलेज ऑफिसर्स के रूप में काम करते थे। ये तीनों स्टेटमेंट जो है तीनों सही है। ये ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। राइट, तो ये क्या था? बेसिकली मोफसुल पुलिस फोर्स जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट मराठा वार 1817 के बाद में हुआ था। इसमें विलेज पुलिस, स्टिपेंडियरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इरेगुलर कॉर्प्स ये तीनों शामिल थे। 3 लेवल की जो है ये पुलिस थी। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जो है हेड थे। ठीक है, और विलेज लेवल पर हेडमैन या पटेल जो थे जो इसके ऑफिसर्स थे। इसलिए ये सारे स्टेटमेंट्स जो है इसमें सही है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जल्दी मैं लेकर के आता हूँ आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।